हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, अर्थात कंप्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली। ये आपको मैं बता दूं कि जो बीकॉम फर्स्ट ईयर में अकाउंट्स का पेपर है जिसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहा जाता है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सेमेस्टर वाइज जो सिलेबस जो हुआ है, तो सिलेबस वाइज सेमेस्टर वाइज वाले में अकाउंट के दो पेपर हैं। फर्स्ट पेपर फाइनेंशियल अकाउंटिंग और सेकंड पेपर कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम। तो ये आपको यहाँ इंडिकेट में कर दिया हूँ कि ये अकाउंट का सेकंड पेपर है। ठीक है, ये एकदम समझिए कि एक एडिशनल एक पेपर है, अलग से जुड़ा है और इस साल से स्टार्ट है। इससे पहले ये नहीं था। जो हमारा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई है उसके अकॉर्डिंग ये सिलेबस के अंतर्गत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सभी लोग तैयार हैं? तो तैयार हो जाइए। सबसे पहले जानते हैं कि कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम क्या है। सबसे पहले इसके उद्भव के बारे में। उद्भव मतलब होता है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई। जैसे पहले हमारे जो हिसाब किताब के जो पद्धतियां थी, जो हिसाब किताब के सिस्टम्स थे, तरीके थे, वो कैसे हुआ करते थे? मैनुअली हुआ करते थे। मैनुअली का मतलब है कि लोगों के द्वारा, हमारे आपके द्वारा जो हिसाब किताब किसी संस्था में लिखते थे, उनके द्वारा कापी का कलम के माध्यम से रजिस्टर पर लिखा जाता था। जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी संस्था है जिसमें हिसाब किताब करने वाला अकाउंटेंट होता था, तो बड़ी बड़ी बहियाँ आती थी, रजिस्टर आता था, लेजर, कैश बुक, बिल, वाउचर्स, दुनिया भर के रजिस्टर्स। जो भी ट्रांजेक्शन्स होते थे उसको मैनुअली लिखता था। उसमें काफ़ी लोग भी लगते थे, समय भी लगता था। तो आज की जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से आज का जो ज़माना है कुछ चेंज हो गया। मॉडर्न ज़माने में मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। इन टेक्नोलॉजी में हमारे अकाउंट के सेक्टर में कंप्यूटर का ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। आज मैक्सिमम जो भी काम है कंप्यूटर के माध्यम से किए जाते हैं। एक सिंपल से दुकान में आ जाइए, देखते होंगे वहाँ बिल वाउचर निकालने के लिए क्या होता है, एक सिस्टम लगा होता है। नहीं सिस्टम होगा तो कम से कम लैपटॉप तो जरूर होगा, और लैपटॉप के माध्यम से बिल निकलता है। ये क्या है? यही कंप्यूटराइज अकाउंटिंग है। अर्थात एक जब बिजनेसमैन, एक व्यापारी अपने हिसाब किताब का डाटा मैनुअली न कराकर किसी कागज का कॉपी वगैरह पर या रजिस्टर पर न करके अपने सिस्टम में, कंप्यूटर में करता है, यही हमारी कंप्यूटराइज अकाउंटिंग कहलाती है। इससे बहुत सारे बेनिफिट्स भी होते हैं, बहुत कुछ डिमेरिट्स भी है, लेकिन बेनिफिट्स ज़्यादा है। बेनिफिट्स क्या होते हैं? इसके बेनिफिट्स होते हैं कि कोई भी पेपर वर्क नहीं होता। पेपर वर्क ना होने पेपरलेस मतलब माना जाता है। और क्या बेनिफिट होता है? इसको काफ़ी समय तक हम स्टोर रख सकते हैं। इसे सभी लोग नहीं दे सकते हैं, वही देख सकते हैं जो इसकी जानकारी रखते हैं। ठीक ना? सारा काम इसमें ऑटोमेटिक होता है। कई लोगों का काम एक सिस्टम या एक व्यक्ति के द्वारा कंप्यूटर के माध्यम से किया जा सकता है। ऐसे ऐसे बहुत सारी फैसिलिटियाँ तीव्र गति से होता है। अब आते हैं इसके उद्भव के संबंध में कि ये कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम आखिर होता क्या। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम में किसी भी डाटा, अब यहाँ पे डाटा का मतलब होता है किसी भी सूचना, किसी भी ट्रांजेक्शन, किसी भी लेन देन, कोई भी डाटा या सूचना या ट्रांजेक्शन या लेन देन को जब प्रोसेस करके, क्या करके? प्रोसेस करके, प्रोसेस का मतलब उसमें एंट्री करके आगे बढ़ाया जाता है। ठीक ना? और उसका स्टोरेज करके एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है। तो इसी को कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम कहा जाता है। मतलब हम जब किसी भी डाटा को उसमें प्रोसेस करते हैं, मतलब एंट्री करते हैं, इस उद्देश्य से करते हैं कि ये डाटा इसमें हमेशा रहे, ऐसा जो फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है, यही हमारी कंप्यूटराइज अकाउंटिंग कहलाता है। अर्थात कि डाटा को प्रोसेस और स्टोरेज के फ्रेमवर्क को ही कंप्यूटरीकृत लेखांकन कहा जाता है। एक लाइन में इसका अर्थ लिख दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। डाटा को प्रोसेस करके स्टोर करना, उसके स्टोर करने के फ्रेमवर्क को क्या कहा जाता है? कंप्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? कंप्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली कहा जाता है। अर्थात कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम का एक लाइन में ये डेफिनेशन है। ठीक है। अब प्रश्न है कि यह कंप्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली जो है एक तरह से ये सूचना प्रणाली होती है। सूचना प्रणाली इसलिए है कि इसमें लेखांकन सिद्धांतों का पालन किया जाता है। ऐसा नहीं है कि जैसा मर्जी है वैसे कर दिए। इसमें भी अकाउंटिंग जो सिस्टम है, अकाउंटिंग जो स्टैंडर्ड्स है, अकाउंटिंग के जो रूल्स है, वो सबको लागू इसमें किया जाता है। अब एक चीज, सबसे बड़ी चीज है कि यह कार्य करने के लिए हमें करना क्या पड़ता है, कैसे हम कंप्यूटराइज अकाउंटिंग करते हैं। तब इसकी लेखांकन की प्रविष्टि के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। अब यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये मेन पॉइंट है कि लेखांकन की प्रविष्टि के लिए, लेखांकन की प्रविष्टि के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, क्योंकि जो भी अकाउंटिंग सिस्टम है वो बिना सॉफ्टवेयर के नहीं हो सकता। और वह सॉफ्टवेयर कौन सा है? टैली ERP9। ये सॉफ्टवेयर का क्या नाम है? टैली ERP9। यह हमारा सॉफ्टवेयर होता है। अधिकांश जितने भी दुकानें हैं, जितने भी बिजनेस है, जितनी भी एजेंसियां हैं, जितनी भी कंपनियां हैं, मैक्सिमम इसी का प्रयोग किया जाता है। अर्थात कि टैली ERP9 एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो पूरे भारत में बिजनेस के फील्ड में, पूरे भारत ही नहीं पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इसका यूज किया जाता है। इसका वर्जन, लेटेस्ट वर्जन भी आता जाता रहता है। ठीक ना। प्रश्न यह है कि इस टैली ERP9 में क्या क्या शामिल होता है? इसमें क्या शामिल होता है? इसमें क्या शामिल होता? ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। सबसे फर्स्ट है कि डाटा सुरक्षित रहता है। पहला क्या है? सुरक्षित डाटा। पहला है सुरक्षित डाटा। पहला है कि डाटा इसमें सुरक्षित होता है। दूसरा क्या होता है कि इसमें ऑटोमेटिक, ठीक ना, ऑटोमेटिक ऑडिट होता है। ऑडिट का मतलब है कि कोई भी जब एंट्री किए तो ऑटोमेटिक जांच हो जाती है कि वो हमारा सही है या गलत है। अगला, यह खुद ही ये टैली ERP9 रिपोर्ट तैयार कर देता है। रिपोर्ट तैयार करता है। एक अपने आप रिपोर्ट तैयार करता है कि लास्ट में सारा एंट्री जब कर लेंगे तो फाइनल आपका डाटा शीट निकल जाएगा। ये अप टू डेट इंफॉर्मेशन देता है। यह क्या देता है? अप टू डेट इंफॉर्मेशन। अप टू डेट इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है। और क्या देता है? क्वालिटी रिपोर्ट देता है। क्वालिटी रिपोर्ट देता है। क्वालिटी रिपोर्ट क्या देता है? मतलब अच्छी क्वालिटी में रिपोर्ट देता है, मतलब किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होती। और क्या करता है? ये एक्यूरेसी के साथ काम करता है, अर्थात शुद्धता के साथ एक कार्य करता है। ये सारे चीजें इस टैली ERP9 में शामिल होती है। ठीक है। अब प्रश्न यह है कि यह जो टैली ERP है ये कौन कौन से कार्य करता है अकाउंटिंग के फील्ड में या फाइनेंशियल अकाउंटिंग के फील्ड में या हिसाब किताब के लिखने के संबंध में ये कौन कौन से कार्य करता है। ठीक है। तो यह जो सॉफ्टवेयर है ये कौन सा कार्य करता है, ये कौन कौन से कार्य करते हैं, इसको यहां पॉइंट वाइज लिख लीजिए। सबसे पहला कार्य ये करता है जर्नल खाता बही तैयार करता है। पहला क्या करता है? जर्नल, अंग्रेजी में लिख देना है, जर्नल एंड लेजर कंप्लीट तैयार करता है। और क्या करता है? डेबिट और क्रेडिट नोट तैयार करता है। और क्या करता है?
डेबिट एंड क्रेडिट नोट तैयार करता है। और क्या तैयार करता है? ट्रायल बैलेंस तैयार करता है, तलपट ट्रायल बैलेंस तैयार करता है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाइए, एक चीज और भी तैयार करता है, कैश फ्लो भी तैयार करता है, कैश फ्लो भी तैयार करता है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये सारे काम जब मैनुअली किए जाते हैं, मतलब एक आदमी के द्वारा किए जाते हैं, तो वह बेचारा आदमी क्या करेगा? रजिस्टर खरीदेगा, पेन लेगा, हिसाब किताब का जो बिल वाउचर होगा उससे जर्नल तैयार करेगा, लेजर तैयार करेगा, लेजर का जो शेष होगा उससे ट्रायल बैलेंस तैयार करेगा, बीच में डेबिट क्रेडिट नोट भी तैयार करेगा जितना भी उधार नगद वाले हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अर्थात पीएल ट्रेडिंग बैलेंस शीट तैयार करेगा, कैश फ्लो तैयार करेगा, सब मैनुअली करेगा। लेकिन कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम में एक बार किसी भी बिल वाउचर से आप डाटा एंट्री कर दिए अर्थात जर्नल एंट्री कर दिए, तो वह सिस्टम ऑटोमेटिक लेजर, डेबिट, क्रेडिट नोट, ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैश फ्लो, यहाँ तक कि जीएसटी उएसटी या टैक्स का जो डिडक्शन वगैरह सारा कुछ वो तैयार कर देता है। मतलब आपको केवल एंट्री करनी रहेगी और ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर सब कुछ कर देगा, कौन कहाँ जाएगा, किस खाते में जाएगा, कैसे लिखना है, ये सारी सूचनाएं दे देगा। ठीक है, तो ये काम करता है। प्रश्न है, एक और चीज यहाँ पे उत्पन्न होता है कि जो ये लेखांकन सॉफ्टवेयर है यह व्यवसाय की वृद्धि कैसे करता है? लेखांकन सॉफ्टवेयर व्यवसाय में वृद्धि कैसे करता है? आखिर इस सॉफ्टवेयर का यूज करने से, इस सॉफ्टवेयर को व्यापारी द्वारा यूज करने से, व्यवसाय में प्रयोग में लाने से यह व्यवसाय में कैसे वृद्धि करता है? तभी मिटा रहे हैं, तो देखिए। ठीक है, एक सेकंड। नोट कर लिए होंगे, चलिए मिटाते हैं। अगला जो हमारा जो टॉपिक था, अभी चल रहा था कि लेखांकन सॉफ्टवेयर जो है व्यवसाय में वृद्धि कैसे करता है। ध्यान दीजिएगा, लेखांकन सॉफ्टवेयर व्यवसाय में वृद्धि कैसे करता है? व्यवसाय में वृद्धि कैसे करता है? जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है ये व्यवसाय में कैसे वृद्धि करता है? ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला पॉइंट कि यह गलती मुक्त बीजक बनाता है। गलती मुक्त बीजक का मतलब है कि बिना त्रुटि से जो इनवॉइस होता है, बीजक मतलब होता है इनवॉइस, कि बिना त्रुटि का बिल वाउचर बनाता है। मतलब कि किसी ने भी कोई चीज खरीदा तो तुरंत उसका बिल वाउचर जो काटेगा एकदम एक्यूरेट काटेगा, सही काटेगा, एक पैसे का हेर फेर नहीं, तो गलती मुक्त बीजक बनाता है, गलती मुक्त बीजक। ठीक ना? दूसरा काम करता है, मासिक खर्चों में कमी करता है। दूसरा क्या करता है? मासिक खर्चों में कमी करता है। मासिक खर्चों में कमी कैसे होता है? कि जैसे मैनुअली बहुत सारे लोग काम जब करेंगे तो अधिक खर्चा होगा, और वही एक सिस्टम पर एक आदमी बैठ के पूरे संस्था का हिसाब किताब कर सकता है, तो महीने का उसके खर्चे में कमी आई, इसलिए मासिक खर्चे में वो कमी करता है। रोकड़ प्रवाह का प्रबंध करता है, रोकड़ प्रवाह का प्रबंध करता है। रोकड़ प्रवाह का प्रबंध का मतलब है कि वह ये संस्था को बताता है कि कैश फ्लो कैसे हुआ, अर्थात कैश का इनफ्लो कैसे हुआ और आउटफ्लो कैसे हुआ, किधर से पैसा आया और किधर से गया, और इस पर कैसे कंट्रोल करना चाहिए। अगला,
कर जटिलता को सरल करता है, कर जटिलता को सरल करता है। मतलब हमारा जो टैक्स देना है उसको सरल प्रक्रिया बनाता है। जैसे देखते होंगे कि आजकल बिजनेस में जीएसटी लग रहा है, तो आज की सॉफ्टवेयर ऐसा बना हुआ है कि जिस पर भी जो भी प्रोडक्ट है, जिस पर मान लीजिए 5%, 12%, 18% या 28% जीएसटी जिस पे भी लगना है, वो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर में सिस्टम बना हुआ है। जब भी वो ट्रांजेक्शन किया जाएगा तो वहाँ जीएसटी ऑटोमेटिक उसमें इंक्लूड कर लेगा कि इतना परसेंट जीएसटी या इतना रुपया जीएसटी। तो ऐसे सॉफ्टवेयर तो हमारी कर प्रणाली को, सिस्टम को क्या करता है, ये सरल कर देता है। अगला है डाटा सुरक्षा बढ़ाता है, डाटा सुरक्षा बढ़ाता है। क्या हमारे डाटा को जो भी उसमें फीड करते हैं तो उसको क्या करता है, सुरक्षित रखता है। तो ये इस तरह ये व्यवसाय में हमारा जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है वृद्धि करता है। प्रश्न है कि प्रत्येक संगठन के लिए यह जरूरी क्यों है। मतलब कि जो हमारा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है ये प्रत्येक बिजनेस के लिए, प्रत्येक प्रकार के संगठन के लिए आवश्यक, जरूरी क्यों है। तो आइए इसको भी टॉपिक पे चल रहे हैं। प्रत्येक संगठन के लिए आवश्यक, क्या आवश्यक, यह जो हमारा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है यह प्रत्येक संगठन के लिए, प्रत्येक संस्था के लिए, प्रत्येक बिजनेस के लिए क्यों जरूरी है। सबसे पहला कि डाटा शीघ्र प्रोसेस और सेव करता है। पहला इसका जरूरी क्यों है, ये किसी भी डाटा को शीघ्र प्रोसेस वो सेव करता है। मतलब कि कोई भी डाटा हम उसमें डालें, किसी भी प्रकार की एंट्री किए, उसको तुरंत प्रोसेस करेगा, आगे बढ़ा देगा, और आगे बढ़ाने के साथ साथ उसको सेव भी करेगा, मतलब स्टोर कर लेगा कि कभी भी आपको जरूरत हो तो खोल कर देख सकते हैं। दूसरा, मेन पावर प्रयासों को कम करता है, मेन पावर प्रयासों को कम करता है। मतलब कि लोगों को ज्यादा उसमें मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा दिमाग दौड़ाने की जरूरी नहीं है। मैन पावर जो है, ह्यूमन पावर जिसको कहा जाता है, आदमी का पावर, इसको वो कम करता है, क्योंकि कई लोगों के बदले ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अकेले काम कर देता है। अगला, पेपर वर्क को घटाता है, पेपर वर्क को घटाता है। पेपर वर्क को कैसे घटाएगा, सारा काम सिस्टम के द्वारा होगा, मशीनों के द्वारा होगा, उसमें पेपर का यूज नहीं पड़ेगा, कलम का यूज नहीं पड़ेगा, बस बिल वाउचर देख कर तुरंत एंट्री कर देना है। बाकी जो सारा काम है आपको कुछ करना ही नहीं है, फाइनल रिजल्ट तक वही तैयार करके दे देगा। अगला है कि एक समय में बहुत अधिक व्यवसायों के का लेन देन पूरा करता है, एक समय में बहुत सारे व्यवसायों का लेन देन पूरा करता, लेन देन पूरा करता। मतलब एक ही टाइम में बिजनेस, बहुत सारे व्यवसाय के जो लेन देन हुए रहते हैं, ट्रांजेक्शन हुए रहते हैं, वो एक ही समय में पल भर में ही उसको कंप्लीट कर देता है, अप टू डेट कर देता है। और ऑनलाइन स्टोर, ऑनलाइन स्टोर लंबे समय के लिए, लंबे समय के लिए यह ऑनलाइन स्टोर भी करता है। मतलब कहीं भी नेट खोल के आप उसके डाटा को देख सकते हैं। जैसे कि मैं वीडियो, मान लीजिए मैं कुछ लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, मैंने इसको यूट्यूब पे डाल दिया, आप देख रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आज भी पढ़ सकते हैं, कल भी पढ़ सकते हैं, 2-4 साल बाद भी पढ़ सकते हैं, कभी भी। ये क्या हो गया, ये लंबे समय के लिए स्टोर हो गया। इसके बारे में कभी भी जानकारी लेना है तो कोई भी कभी भी कहीं से भी पढ़ सकता है। तो ये तो हमारा हुआ प्रत्येक संगठन के लिए आवश्यक। और थोड़ी इसकी भी जानकारियां दे रहे हैं
मिटाए पहले कि जो हमारा अकाउंटिंग ये सॉफ्टवेयर है टैली ERP 9 और क्या क्या काम करता है, कैसे ये काम करता है, ध्यान दीजिएगा। जो हमारा टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, यहां लिख दे रहे हैं अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, जिसको हम टैली ERP 9 कहा जाता है। ERP 9 ये कैसे काम करता है? इसके लिए सबसे बेहतर तरीका है कि हम वेबसाइट पर, कहाँ पे, वेबसाइट पर जाएंगे और टैली ERP 9 सर्च करेंगे, या दूसरा ऑप्शन है CD इंस्टॉलर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। CD इंस्टॉलर मतलब कि मार्केट में सॉफ्टवेयर की CD आती है, आप अपने सिस्टम में उस CD को डालेंगे और उसको अपलोड कर लेंगे, एक आपका एप्लीकेशन मिल जाएगा जिस पर आप अकाउंटिंग से रिलेटेड सारे काम कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि आप सीधे वेबसाइट पर जाएंगे और वेबसाइट पर जाके www.helptally ठीक है, कौन से helptally.solution.com पर जाएंगे और यहाँ पर इस टैली ERP 9 सॉफ्टवेयर को अपलोड कर लेंगे, मैंने डाउनलोड कर लेंगे, और इस तरह यह कंप्यूटरीकृत डाटा प्रोसेस आपका करना लगेगा। यह एक तरह से ऑपरेटिंग बिजनेस में, यह आपका जो टैली ERP है, ये हमारे बिजनेस में एक ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट तैयार करता है, एक संचालन करने का एक माहौल क्रिएट करता है, अर्थात वातावरण तैयार करता है। और जो ये ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट जो होता है, यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों से रिलेटेड होता है। ये किससे तैयार होता है? हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है कि जो हमारा सिस्टम होता है, सिस्टम मतलब मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, वगैरह वगैरह, ये सब हार्डवेयर की श्रेणी में आते हैं। और उसमें जो एप्लीकेशन चलते हैं, जिस चीज़ को हम इंस्टॉल करते हैं, जिससे हम उसको चलाते हैं, ऑपरेट करते हैं, जिसके बारे में बहुत सारी महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त करते हैं या देते हैं, तो सॉफ्टवेयर कहलाता है। इन दोनों का मिश्रण ही हमारा ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट होता है, और ये सब बिजनेस में यूज होता है, और वो भी किसमें? टैली ERP 9 में। क्योंकि जब तक हार्डवेयर नहीं रहेगा तब तक उसमें सॉफ्टवेयर का यूज नहीं होगा, और हार्डवेयर रहेगा, सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा तो भी किसी काम करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं कि कंप्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली की विशेषता, कैरेक्टर, अर्थात कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम लाइट का प्रॉब्लम हो गया था, कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गई थी जिसकी वजह से डिस्कनेक्ट हो गया। खैर, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम की विशेषताएं मतलब हमारे इस कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम के क्या कैरेक्टर हैं। विशेषता माने होता है कैरेक्टर्स, आधा हिंदी आधा इंग्लिश लिखे हैं, आप समझ सकते हैं कि इस हमारे कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम के क्या कैरेक्टर होते हैं, क्या रोल होता है। पहला होता है, इसमें ऑनलाइन इनपुट और लेखांकन डाटा का स्टोरेज होता है। इसमें क्या होता है? इसमें ऑनलाइन इनपुट और अकाउंटिंग डाटा
अकाउंटिंग डाटा का क्या होता है, स्टोरेज होता है। मतलब इसमें जो भी हम ऑनलाइन इनपुट करते हैं अकाउंटिंग डाटा का, वो स्टोर किया जाता है। दूसरा, क्रय विक्रय का प्रिंट आउट होता है। इसमें जो भी हम क्रय और विक्रय करते हैं, विक्रय का इसमें क्या किया जाता है, प्रिंट किया जाता है, ताकि पता चल सके कि कितना खरीदे हैं, कितना बेचे। अगला, लेन देन और खाते का कॉन्फिडेंशन होता है। लेन देन और खाते का कॉन्फिडेंशन होता है। और भी इसकी बहुत सारी विशेषता है, जैसे एक ग्राफिकल भी तैयार किया जा सकता है, ग्राफिकल भी होता है, ताकि किसी भी कोई भी व्यक्ति एक नज़र में देखकर उस ग्राफिक को, उस फोटो को, उस पिक्चर्स को आसानी से समझ सके। और इसमें रिपोर्ट भी ये तैयार करता है। क्या तैयार करता है, रिपोर्ट। और रिपोर्ट में क्या क्या आता है, ध्यान से देखिए। कोई भी स्टॉक आ जाएगा, स्टॉक का वाउचर्स, या मान लीजिए यहाँ पे रिपोर्ट में आपका ट्रायल बैलेंस भी दे सकता है, इसमें ट्रेडिंग भी आ सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस भी अकाउंट भी आ सकता है, और बैलेंस शीट भी आ सकता है, ठीक ना। इसके अलावा और भी बहुत सारे चीज आते हैं, जैसे पेरोल भी आता है, जीएसटी भी आता है, एटीसी, बहुत सारी चीजें इसमें शामिल होती हैं। तो ये तो था अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में। आइए थोड़ा सा इसके इम्पोर्टेंस भी जान लें। ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम की क्या इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस मतलब महत्व, या इसको लाभ भी कहते हैं। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहला इसका बेनिफिट है, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम का प्रयोग यदि हम बिजनेस में अपने कर रहे हैं तो करने से इसको हमको फायदा क्या है, क्यों करें। वो तो हाथ से भी कर सकते हैं, कागज पे भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, इसके कुछ जरूर बेनिफिट्स हैं जिसके वजह से हमको कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम का यूज अपने बिजनेस में करना पड़ रहा है। सबसे पहले है गति, पहला है गति, जिसको स्पीड कहा जाता है। इस सिस्टम को अपनाने से व्यवसाय में काफी तेजी से गति आ जाती है, स्पीड बढ़ जाती है, काम करने की क्षमता बढ़ जाती है, हर एक काम माने बहुत बड़ा से बड़ा काम जल्दी से हो जाता है। दूसरा, शुद्धता। शुद्धता मतलब होता है एक्यूरेसी, कि जो भी इसमें काम होता है एकदम शुद्धता के साथ होता है, गलती होने के चांसेस बहुत नामात्र के रहते हैं, नहीं के बराबर रहते हैं। दूसरा, विश्वसनीयता। विश्वसनीयता क्या होता है, रियलाइबिलिटी, मतलब कि कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम से जो लेन देन उसमें किए जाते हैं, एंट्रियां की जाती हैं, जो उसका तैयार किया जाता है डाटा, उस पर सबका भरोसा रहता है कि ना, आदमी इधर उधर कर सकता है लेकिन मशीन इधर उधर नहीं करता। वैसे उसको जैसे डाटा हम इनपुट करेंगे, प्रोसेस करेंगे, वैसे ही वो आगे प्रोसेस करेगा। हम सही डाटा देंगे तो सही प्रोसेस करेगा, गलत देंगे तो गलत करेगा। तो कहने का मतलब है उसको जैसे हम सूचना देंगे वैसे ही वो काम करेगा। दूसरा, अप टू डेट इंफॉर्मेशन। अगला है अप टू डेट इंफॉर्मेशन। अप टू डेट इंफॉर्मेशन का मतलब है कि हमेशा अपनी सूचनाएं या डाटा एकदम अप टू डेट रहता है, अर्थात बकाया या बाकी नहीं रहता है। पर डे का जितना लेन देन हुआ आज की एंट्री कर दिया गया, एकदम हिसाब किताब ओके है, कभी भी खोल के देखा जा सकता है। अगला है रियल टाइम यूजर इंटरफेस। रियल टाइम यूजर इंटरफेस मतलब एनी टाइम कोई भी यूजर्स उसको यूज कर सकता है,
कभी भी ऐसा नहीं कि बधा हुआ है कि सुबह 10 बजे से 5 बजे तक काम करेगा, ऐसा नहीं। वो 24 आवर काम करेगा, आप भी जब करना चाहें तो कर सकता है। अगला है माप क्रमणीयता। माप क्रमणीयता, माप क्रमणीयता। माप क्रमणीयता का मतलब ये होता है स्केपेबिलिटी, कि कोई भी चीज की यह माप एकदम एग्जैक्ट और सही करता है। अगला है कुशलता। अगला क्या है? कुशलता। कुशलता क्या होता है? इफिशियंसी। जो भी काम होगा एकदम कुशलता पूर्वक करेगा, ठीक ढंग से करेगा, और मतलब एक अनुभवी व्यक्ति की तरह करें। जिस तरह देखने होंगे मैनुअली काम एक बहुत एक्सपीरियंस होल्डर वाला व्यक्ति करता है, उसी तरह ये मशीन जो है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो है, वो भी एकदम काफ़ी अनुभवशील होता है, उससे कहीं त्रुटि होने की संभावना होती ही नहीं। अगला है गुणवत्ता रिपोर्ट। अगला है गुणवत्ता रिपोर्ट। गुणवत्ता रिपोर्ट का मतलब होता है क्वालिटी रिपोर्ट, कि जो भी अपना ये रिपोर्ट देगा क्वालिटी में देगा, अच्छी तरीके से देगा, बेहतर ढंग से देगा। ये नहीं कि कहीं पढ़ने में आ रहा है कहीं नहीं है, ऐसा नहीं, सब कुछ क्लियर कर देगा। अगला क्या है? स्टोरेज एंड रिट्राइवल एंड रिट्राइवल। स्टोरेज एंड रिट्राइवल का मतलब होता है स्टोरेज और स्मरण शक्ति, मतलब इसके अंदर डाटा को स्टोर करने की, इकट्ठा करने की शक्ति होती है। स्मरण शक्ति, इसके पास मेमोरी भी होती है, ताकि वो किसी भी चीज को तुरंत पढ़ सके, जान सके और आपका प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे सके। कर्मचारी की रुचि व उत्साह। अगला है कर्मचारी की रुचि व उत्साह। इसका मतलब होता है कि मोटिवेशन एंड एम्प्लॉयमेंट इनपुट। मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉय देखिए, यह कर्मचारियों में रुचि उत्पन्न करता है, उनमें मोटिवेट भी करता है। ये सब इसके इंपॉर्टेंस है। किसके? कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम के। अगला है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम के जहां कुछ बेनिफिट्स भी हैं, जहां कुछ इंपॉर्टेंस भी हैं, वहां इसकी कुछ डिमेरिट भी है, कुछ लिमिटेशंस भी हैं। वो क्या क्या है यहां देखिए। ध्यान दीजिएगा, लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, मतलब कि इसकी कुछ सीमाएं, सीमा का मतलब होता है दोष, मतलब कमियां। इसकी कुछ दोष और कमियां भी हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज के जहां बेनिफिट है तो वहां केवल बेनिफिट हो, ऐसा नहीं होता। कि जहां किसी चीज के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं तो कुछ उसकी डिमेरिट्स भी हैं। वो डिमेरिट्स क्या है? पहला है प्रशिक्षण लागत। पहला क्या है? प्रशिक्षण लागत, ट्रेनिंग कास्ट। ट्रेनिंग कास्ट क्या होता है? कि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम का प्रयोग वही कर सकता है, माने कंप्यूटर वही चला सकता है जिसको कंप्यूटर चलाने का ज्ञान हो। भले कितना भी पढ़ा लिखा है, उसको जानकारी नहीं है कि सिस्टम को कैसे चलाया जाता है, तो वो नहीं कर सकता। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसको कहीं इंस्टीट्यूट में या किसी संस्था में कुछ ट्रेनिंग करना पड़ेगा। और ट्रेनिंग कैसे करेगा? मुफ्त में तो मिलेगा नहीं, कुछ उस पर कास्ट भी दिया होगा। तो ट्रेनिंग कास्ट, प्रशिक्षण की लागत, ये सबसे पहले डिमेरिट है कि कुछ इस पर खर्च भी करने पड़ते हैं। दूसरा है स्टाफ द्वारा विरोध। स्टाफ द्वारा विरोध। स्टाफ द्वारा विरोध का मतलब क्या होता है?
स्टाफ ऑपोजिशन। स्टाफ ऑपोजिशन। स्टाफ ऑपोजिशन का मतलब है कि इस सिस्टम को अपनाने से कुछ स्टाफ ऐसे हैं जो इसका विरोध करते हैं। अब कौन से स्टाफ हो? दो ही तरीके के स्टाफ हो सकते हैं। एक ऐसे स्टाफ जिनको सिस्टम चलाने का, कंप्यूटर चलाने की जानकारी नहीं है। जानकारी तो संस्था के बारे में बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन सिस्टम को ऑपरेट कैसे करेंगे ये चीज़ की जानकारी नहीं। या देखे होंगे कि जो ओल्ड एम्प्लॉय हैं, खासतौर से जो पहले के हैं, तो उनमें भी कुछ आज एक्टिव है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो सिस्टम से दूर, वो सोचते हैं कि काफ़ी ये लेंदी चीज़ है, कहीं गलत ना हो जाए, तो ऐसे एम्प्लॉय इसका विरोध करते हैं। या ऐसे भी हो सकता है कि उन्हें ये लगता है कि हमारी जॉब जाने का भय है, इसकी वजह से विरोध करते हैं। अगला है डिस्टर्बेशन। विरोध जिसको कहा जाता है। डिस्टर्बेशन का मतलब होता है कि कभी कभी अकाउंटिंग जो सॉफ्टवेयर हमें डिस्टर्ब भी कर देता है। डिस्टर्ब कैसे करेगा कि हो सकता है इसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट वगैरह आ जाए, कोई डाटा एरर हो जाए, कोई और फाइल पे हम चले जाए, या कोई ऐसी सूचना हमारे पास आ जाए जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, हमने गलत क्लिक कर दिया, गलत साइट पे चले गए, तो यहाँ पे थोड़ा देर के लिए डिस्टर्ब आदमी हो जाता है। अगला है असफल प्रणाली। असफल प्रणाली, ये असफल प्रणाली क्या होता है? सिस्टम फेलियर। सिस्टम फेलियर का मतलब होता है कि कभी कभी सिस्टम फेल हो जाता है, क्रैश हो जाता है, ठीक ना, या हैंग करने लगता है, तो वहां पे हमारी सारी सूचनाएं डिस्टर्ब हो जाती है। अगला है असंभावित गलती को जानने में अयोग्यता। असंभावित गलती को जानने की अयोग्यता, कि कुछ गलतियां ऐसी होती है जो असंभावित होती हैं, जिसकी हम संभावना व्यक्त कर ही नहीं सकते हैं। इसको कहा जाता है कि ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी, सॉरी, इनएबिलिटी ऑफ चेक एक एनएसिपिएटेड एरर्स। मतलब कि असंभावित गलती को जानने की अयोग्यता का मतलब है कि कभी कभी सिस्टम ऐसा होता है जिसके बारे में सिस्टमों को ही जानकारी नहीं रहती है। कोई ऐसा डाटा हम फीड करें जो सिस्टम में पहले से इंस्टॉल ना हो, पहले से उस सिस्टम के बारे में जानकारी ना हो। सिस्टम उतना ही काम करेगा जिस हिसाब से उसे बनाया गया है और जिस हिसाब से वो उसे ऑपरेट करने के लिए डायरेक्शन दिया गया है, उसी हिसाब से काम करेगा। अब उसके डायरेक्शन के डिफरेंट यदि हम कुछ करेंगे तो वो एरर आएगा। अगला है सुरक्षा को तोड़ना। सुरक्षा को तोड़ना। सुरक्षा का तोड़ना का मतलब क्या होता है कि ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी। ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है कि देखते होंगे कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम में या कोई भी मोबाइल या कंप्यूटर वगैरह होते हैं, तो इसमें क्या होता है, सिक्योरिटी काफी जरूरी होती है। यदि हो सकता है कि आपका जो पासवर्ड यूजर्स वगैरह है, यूजर आईडी वगैरह, किसी अन्य को जानकारी हो जाए, क्योंकि हर एक संस्था में यूजर आईडी और पासवर्ड जरूरी होता है, क्योंकि जो उसको ऑपरेट कर रहा है वो अपने हिसाब से यूजर आईडी पासवर्ड बनाता है और वही डालता है, समय समय पर पासवर्ड चेंज भी करता है। तो यदि किसी गलती से किसी को पासवर्ड पता चल जाए तो उसके डाटा में छेड़छाड़ कर सकता है और उसकी सुरक्षा को वो तोड़ने का कार्य किया जा सकता है। अगला है स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव। स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव अर्थात इफेक्ट ऑफ हेल्थ। इफेक्ट ऑफ हेल्थ। इफेक्ट ऑफ हेल्थ का मतलब क्या होता है कि इसका स्वास्थ्य पर भी कुप्रभाव पड़ता है। वो कैसे पड़ता है? सिस्टम के सामने दिन भर आंख गड़ाए रखेंगे तो हमारी आंख जल्दी खराब हो जाएगी, ऐसा होता है। उसके लिए बहुत सारे तकनीक आते हैं, लेकिन कहाँ उतना लोग यूज करते हैं। हम ही लोग मोबाइल यूज करते हैं, डायरेक्ट लाइट आंख पे पड़ता है। जो 70-80 साल आंख बढ़िया रहता है लोगों का, 85 साल पे आंख, 40 साल पे आंख खराब हो जाता है। और
दिन भर हम नेटवर्क के थ्रू में रहेंगे तो भी इस पर बॉडी पर कुछ इफेक्ट पड़ता है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे डिमेरिट्स वगैरह हैं जिसके वजह से इसे एक लिमिटेशन है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम का, जो इसकी कुछ सीमाएं दोष वगैरह आ रही है। आगे बढ़ेंगे कि लेखांकन सॉफ्टवेयर का चुनाव करते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। अगला जो हमारा टॉपिक है कि लेखांकन सॉफ्टवेयर का चुनाव करते समय लेखांकन सॉफ्टवेयर का चुनाव करते समय ध्यान देने योग्य बातें ध्यान दीजिएगा। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का चुनाव करते समय ध्यान देने योग्य कौन कौन सी बातें हैं। जैसे मान लीजिए कि आप एक अच्छे बिजनेसमैन हैं और अपने बिजनेस में मैनुअली काम को हटाकर कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम को अपना लिए। मतलब जो आप अकाउंटिंग का काम मैनुअली करते थे उसे आप कंप्यूटर के माध्यम से करना शुरू कर दिए, तो उसे करते समय आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला है परिवर्तनशीलता, फ्लेक्सिबिलिटी। पहला है परिवर्तनशीलता, फ्लेक्सिबिलिटी। परिवर्तनशीलता का मतलब है कि ये फ्लेक्सिबिलिटी हो, मतलब लचीला हो, आसान हो, सरल हो, जिसे हम आसानी से इसे यूज कर सकें। मतलब एक कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम तभी अपनाना चाहिए जब संस्था को लगे कि ये हमारे अनुकूल है, जिसका उपयोग हम आसानी से कर सकते हैं, कोई कठिनाई नहीं होगी, तभी इसका उपयोग करना चाहिए। दूसरा, स्थापना और खर्च की लागत। दूसरा है स्थापना व खर्च की लागत। इसको कहा जाता है कास्ट ऑफ इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस। कास्ट ऑफ इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस। दूसरा ध्यान देने योग्य बातें हैं कि इसके ये स्थापना की जो लागत है, मतलब कि जब हम सिस्टम को लाएंगे तो उस पर कितना कास्ट आएगा, पूरा सिस्टम तैयार करने में हमें कितना व्यय करना पड़ेगा, एक्सपेंसेस करना पड़ेगा, उतना हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। यदि कर सकते हैं तभी कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम का प्रयोग करना चाहिए। नहीं कर सकते हैं तो मत करिए। मान लीजिए एक छोटा बिजनेसमैन है और सोचे कि हम कंप्यूटर बैठा लें और उसके या लैपटॉप खरीद लें, उसी पर बिल वगैरह काटे, प्रिंटर उसके लिए भी चाहिए। भाई 1-1.5 लाख का भर्ती लगा के बिजनेस किया है, 50-60 हज़ार रुपये का, 60-70 हज़ार रुपया कंप्यूटराइज बिल निकालने के लिए वो बैठा दे तो उसको बेनिफिट क्या होगा। ये बड़े बिजनेसमैन के लिए तो उसके अनुकूल लगे तभी ऐसा सिस्टम अपनाना चाहिए, नहीं तो नहीं अपनाना चाहिए। तीसरा, संगठन का आकार। संगठन का आकार, साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि संगठन का आकार ही आपको निर्धारित करता है कि इस संस्था में कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम लगाया जाएगा या नहीं लगाया जाएगा। क्योंकि अभी मैं बताया कि जैसे कि कोई संस्था है, कोई संगठन है, कोई बिजनेस है जो छोटे स्तर पर है, और ऐसे संस्था में यदि हम सिस्टम अपना रहे हैं तो उसकी भर्ती के बराबर तो सिस्टम ही हो जाएगा, वहाँ पे उसको लगाना उचित नहीं होगा। यदि मान लीजिए उसके पास पहले से पड़ा है तो यूज कर सकता है, लेकिन पहले से नहीं है तो यूज करना का समझिए कि अपनी पूंजी को फंसाना हो गया। अगला है आसानी से अपनाने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता। चौथा है आसानी से अपनाने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता। मतलब easy of adoption and training needs. easy of
एडॉप्शन ऑन ट्रेनिंग नीड। मतलब किसी भी चीज को, मान लीजिए सिस्टम आपके पास है और ये आपको लग रहा है कि हम आसानी से इसे अपने बिजनेस में लगा सकते हैं और इससे हम कंप्यूटराइज सारा हिसाब किताब रखेंगे। पहले से मान लीजिए है आपके पास, लेकिन केवल है से नहीं काम चलेगा। तब तक जब तक कि उसको ऑपरेट करना, चलाना आपको न आता हो, तब तक हमारे लिए बेकार है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अलग से कहीं शिक्षण लेना पड़ेगा, उसको ऑपरेट करने के लिए जानना पड़ेगा, उसके बारे में जानना पड़ेगा, कैसे डाटा एंट्री करेंगे, कैसे उसको फीड करेंगे, सेव करेंगे, फाइल में कैसे रखेंगे, ट्रांसफर कैसे करेंगे, वगैरह वगैरह। अगला है MIS रिपोर्ट। MIS रिपोर्ट का मतलब होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इस पर रिपोर्ट कैसे तैयार करेंगे, इसको मैनेज कैसे करेंगे। अगला है गुप्त, अगला है 6 नंबर पे इसका है आयात निर्यात डाटा करने में सुविधा। आयात निर्यात डाटा करने में सुविधा, मतलब कि इससे किसी भी डाटा को क्या किया जा सकता है, आयात निर्यात किया जा सकता है, अर्थात एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जा सकता है। ये फैसिलिटी होनी चाहिए। मतलब कि कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम में ऐसी भी फैसिलिटी होनी चाहिए जिसमें हम किसी भी डाटा को सेंड कर सकते हैं, किसी भी डाटा को मंगा सकें। यदि ऐसा नहीं है तो समझिए कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम बेकार है। विक्रेता की ख्याति और योग्यता। विक्रेता की ख्याति व योग्यता, मतलब जो सेलर हमारा है, सेलर्स गुडविल एंड क्वालिफिकेशन। इसका चुनाव करते समय यह ध्यान देना चाहिए कि जो हमारा जो विक्रेता है उसकी, इसको अपनाने से उसकी गुडविल में वृद्धि होगी कि नहीं होगी, और होने के साथ साथ ये भी ध्यान दीजिएगा उसके पास उस तरह से क्वालिफिकेशन है, योग्यता है या नहीं है। तो ये तो था एक लेखांकन सॉफ्टवेयर का चुनाव करते समय ध्यान देने योग्य बातें। अब अंतिम टॉपिक इसमें शुरू होता है कि हमारा जो मैनुअल अकाउंटिंग है और जो हमारा कंप्यूटराइज अकाउंटिंग है, आखिर इन दोनों में डिफरेंट क्या है। इसको मिटाते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैनुअल अकाउंटिंग एंड कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में अंतर। डिफरेंस बिटवीन मैनुअल अकाउंटिंग एंड कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। हमने इसको दो पार्टों में बांट दिया, मैनुअल अकाउंटिंग, और दूसरी तरफ बांटा हमने कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। ठीक है, हमने इसे दो पार्टों में बांट दिया। पहले यहां पे समझ लीजिए मैनुअली अकाउंटिंग क्या है। मैनुअली अकाउंटिंग का मतलब होता है कि जो भी हम अकाउंटिंग का कार्य पेपर वर्क के माध्यम से करते हैं, ठीक ना, जैसे हम पेन के माध्यम से कागज पर या कलम के माध्यम से मान लीजिए किसी रजिस्टर या बही पर जो हिसाब किताब करते हैं, तो मैनुअली अकाउंटिंग कहलाता है। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग जो पेपरलेस होता है, पेपरलेस का मतलब है कि पेपर और पेन की जरूरतें नहीं पड़ेगी, एक सिस्टम पर हम डाटा एंट्री करते हैं, उसी में सारा डाटा फीड करते हैं, उसी में स्टोर करते हैं, उसी से रिपोर्ट प्राप्त करते हैं, उसी से सारी जानकारी लेते हैं, तो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग कहलाता है। अब प्रश्न यह है कि दोनों में अंतर क्या है। पहला अंतर, लेन देन लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार होता है। पहला है लेन देन लेखांकन सिद्धांत के अनुसार
अनुसार किससे होता है? हाथ से होता है, हाथ से होता है। मतलब कि जो भी हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जो भी उसमें लेन देन हो रहे हैं, उसमें अकाउंटिंग जो रूल है, नियम है, उसका पालन किया जा रहा है, मगर वो सब हाथ से किया जा रहा है। इसमें क्या है कि लेन देन किसके अनुसार होता है? लेखांकन सिद्धांत के अनुसार होता है, सिद्धांत के अनुसार होता है, लेकिन मशीन से होता है, लेकिन मशीन से। मतलब इसमें आदमी के हाथ और कागज और कलम की आवश्यकता नहीं होती। इसमें क्या होता है? वित्तीय लेन देन की केवल प्रारंभिक पुस्तक की जरूरत होती है। इसमें क्या होता है कि जो वित्तीय लेन देन है, वित्तीय लेन देन ये प्रारंभिक पुस्तक से शुरू होती है, प्रारंभिक पुस्तक से शुरू होती है, मतलब कि जब एक अकाउंटेंट है वो अपना हिसाब किताब जब करेगा तो अपना सबसे पहले प्रारंभिक जो पुस्तक होती है, जनरल लेजर वगैरह, वाउचर्स वगैरह है, या कैश बुक है, या परचेज बुक, सेल बुक, डे बुक, जो भी है, वहां से वो स्टार्ट करेगा। इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि वित्तीय लेन देन अकाउंटिंग डाटाबेस पर होता है। इसमें होता है कि वित्तीय लेन देन अकाउंटिंग डाटा बेस पर होता है, बेस पर होता है, मतलब जो हमारा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है उस पर होता है। इसमें क्या होता है? इसमें जनरल लेजर, तलपट, अंतिम खाते तैयार किए जाते हैं। इसमें क्या होता है? जर्नल, ठीक ना, अंग्रेजी में लिख दे रहा है, जर्नल लेजर, ट्रायल बैलेंस एंड बैलेंस शीट के द्वारा होता है। इसमें क्या होता है? इसमें आपका होता है कि जैसे ही आप एंट्री करते हैं, एंट्री करते ही आपका जर्नल लेजर, ट्रायल बैलेंस, ठीक ना, एंड बैलेंस शीट ऑटोमेटिक तैयार हो जाता है। ठीक, अगला क्या है? इसमें सबसे अधिक समय और श्रम लगता है। इसमें क्या होता है? एक क्या नंबर था? 3 नंबर, 4 नंबर। इसमें अधिक समय व श्रम लगता है। इसमें क्या होता है? इसमें कम समय व श्रम लगता है। और इसमें पांचवा अंतर क्या होता है? इसमें धन अधिक करना पड़ता है। इसमें क्या होता है? इसमें धन अधिक व्यय करना पड़ता है। इसमें क्या होता है? इसमें कम धन व्यय करना पड़ता है। इसमें कम धन व्यय करना पड़ता है। ठीक है, और भी होता है, एक अंतर और है। इसके लिए योग्य व दक्ष व्यक्ति की आवश्यकता होती है। इसमें योग्य व दक्ष व्यक्ति, मतलब जिसके अंदर क्वालिटी हो, जिसके पास अनुभव हो, जिसके पास अकाउंटिंग की जानकारी हो, दक्ष व्यक्ति की आवश्यकता होती है। इसमें क्या होता है? इसमें भी योग्य और दक्ष व्यक्ति की आवश्यकता होती है, लेकिन साथ में उसको तकनीकी योग्यता की भी जानकारी होनी चाहिए। इसमें योग्य व दक्ष व्यक्ति के साथ तकनीकी योग्यता होनी चाहिए। ठीक है,
यही आपका है मैनुअल अकाउंटिंग और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में अंतर। तो ध्यान दीजिएगा, आपको मैंने पढ़ाया कि कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम क्या है। एक कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सेकंड पेपर है, और सेकंड पेपर में आपसे बता दें कि केवल 4 चैप्टर दिए गए हैं, जिसमें से एक चैप्टर आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, इस तरह आपका सेकंड पेपर का 4 लेक्चर जाएगा, जिसमें से ये पहला लेक्चर आज का ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ 3 लेक्चर और जाएंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। जो चैनल पर नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपका कंप्लीट सिलेबस मिल जाए। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और ऑल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो जाए आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तो ठीक है, वेट करिए, नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए